बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तुर्की के ख़िलाफ़ इसराइल इसलिए है और वो नहीं चाहता कि तुर्की की फ़ौजें जो हैं वो गज़ा में आए, क्योंकि तुर्क जो हैं वो खुल कर बात करते हैं। तुर्की के सदर जो हैं तैयब एर्दोगान, वो और उनका मीडिया और उनके मुल्क के अंदर जो लोग हैं, उनके तमाम तबकात, वो बड़े खुल कर बात करते हैं जो फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती हो रही है। तुर्क मीडिया TRT की एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 साल के अंदर गज़ा में इसराइली हमलों से 20,000 से ज़ायद बच्चे शहीद हुए हैं, जबकि कई हज़ार बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। कई हज़ार बच्चे ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गए और अपाहिज हो गए। इस बदतरीन कत्लेआम के ना दिखाई देने वाले असरात कई नस्लों तक रहेंगे, जबकि ज़िंदा बच जाने वाले बच्चे ज़िंदगी भर इन ज़ख्मों, खौफ और ट्रॉमा के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। ऐसी एक रिपोर्ट जो है वो वाशिंगटन पोस्ट में भी है। ये अमरीकी एक जरीदा है और पूरी दुनिया में लोग इसे जानते हैं, वाशिंगटन पोस्ट को। और इसमें जो अमरीकी महकमा खारजा के एक वॉच डॉग की खुफिया रिपोर्ट है, जिसके अंदर एक इंकशाफ हुआ है कि इसराइली अफवाज ने गज़ा में कई 100 बार इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की हैं। ये केसेस इतने ज़्यादा हैं जिनका जायज़ा लेते हुए कई साल लग सकते हैं। अंदाज़ा कीजिए आप। ये अमरीकी महकमा खारजा के वॉच डॉग की खुफिया रिपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि ये मैंने यहाँ बैठ के बना दी है या किसी और ने, मुसलमान मुल्क ने बैठकर बना दी है। अमेरिका से एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट कह रही है कि इतनी ज़्यादा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और तबाही फेरी है इन्होंने, इनके जराइम इतने संगीन हैं गाज़ा में कि कई साल लग जाएंगे सिर्फ उनका जायज़ा लेते हुए। सज़ाएँ देना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए मगरबी ममालिक जो है वो पूरी तरह से हिले हुए हैं और वो बार बार आवाज़ उठा रहे हैं कि आप इम्यूनिटी नहीं दे सकते। ये जितना कत्लेआम हुआ है गज़ा के अंदर, इसका जवाब भी तो किसी ने देना है या नहीं देना। 1 लाख के करीब लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं, बेशुमार लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं, सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो गए हैं। जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो ज़हनी मरीज़ बन गए हैं, उन्हें एक अजीबोगरीब किस्म के ट्रॉमा में मुब्तला कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक तो इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नाज़रीन, मैंने आपको ये खबर दी थी कि राणा सनाउल्लाह साहब झूठ बोल रहे हैं। अब ज़रा हक़ाइक़ मज़ीद सामने आ गए। राणा सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे कि हमास ने खुद कह दिया कि वो गैर मुसल्लह होना चाहता है, तो फिर हमें क्या एतराज़ है, हम जाके गैर मुसल्लह कर देंगे। यानी कहने का ये मतलब है ना, देखें, वफाकी वज़रा TV चैनल्स पे बैठ के ये कह रहे हैं कि हमारी फ़ौज जब जाएगी गज़ा में तो वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकेगी। तो दहशतगर्दी कौन करता है? इसराइल तो दहशतगर्दी नहीं करता, वो तो सारी दुनिया कहती है वो नहीं करता। यानी सारी दुनिया का मतलब ये कि इसराइल भी यही कहता है, अमेरिका भी यही कहता है, बाकी सारे भी यही कहते हैं जो उनके हमायती हैं कि इसराइल दहशतगर्दी है। वो दहशतगर्द कहते हैं हमास को। तो पाकिस्तानी वजीर ये कह रहे हैं कि हमास को रोका जाएगा कि वो दहशतगर्दी इसराइल के ऊपर ना कर सके। यानी मुजामत को दहशतगर्दी कहना हमने शुरू कर दिया, नंबर 1। नंबर 2 नुक्ता इसके अंदर ये है कि वो ये दावे कर रहे हैं कि गैर मुसल्लह करने का काम जो है ये फ़ौज करेगी, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज भी शामिल है। हमास की हमायत से लेकर हमास को गैर मुसल्लह करने की फिजिकल एफर्ट तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर पहुंची है, तो इसको आप पॉलिसी में तब्दीली नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कायदे आज़म ने जो पॉलिसी बनाई थी उसको तो यकसर तब्दील कर दिया गया। नवाज शरीफ इसके ऊपर बिल्कुल मुंह में उंगली दबा के बैठे हुए हैं। भाई नवाज शरीफ को बोलना चाहिए ना, बताना चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है, नवाज शरीफ इसके हक में है या खिलाफ है। शहबाज शरीफ तो चलो वो तो ना 3 में ना 13 में जो फील्ड मार्शल कहते हैं वही कर देता है, लेकिन ये बाप बेटी जो है वो चुप करके बैठे हुए। माजी में इनके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि ये ताल्लुकात बना रहे थे इसराइल के साथ उस वक्त जब ये इमरान खान को इसराइली एजेंट करार देते थे। बहरहाल राणा सनाउल्लाह साहब का झूठ कैसे पकड़ा गया, ज़रा ये मैंने आपको कल भी बताया था, अब ज़रा तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। राणा साहब ने कहा कि मुआहदे पे तो हमास ने दस्तखत किए हुए हैं। तो जनाब, हमास ने उस मुआहदे पे दस्तखत नहीं किए जिस पे आपने दस्तखत किए हैं या जो ट्रंप साहब लेकर आए थे। हमास ने जहां दस्तखत किए हैं, ज़रा ये गौर कीजिएगा आप, ये बिल्कुल वैसा ही झूठ है जो पंजाब हुकूमत ने उस वक्त बोला था जब TLP के खिलाफ इन्होंने मुरीदके में अटैक किया। इन्होंने कहा जनाब वहाँ तो मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। ताहिर अशरफी साहब आ गए मुंह उठा के, उन्होंने कहा जी वहाँ तो मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं मस्जिद अक्सा में, गाज़ा में। भाई 70-80 हज़ार लाशें उठा के कौन मिठाइयाँ बांटता है भाई?
आपके घर के बहुत सारे लोग मारे जाएं और बाद में आपको कहा जाए जी अभी आपको मारना बंद करें थोड़ी देर के लिए तो आप मिठाइयाँ बांटेंगे। ताहिर अशरफी साहब, आप सोचें आपके ख़ानदान में 100 लोग हैं, 100 में से 50 आदमी मार देता है इसराइल, और मारने के बाद वो कहते हैं जी बाकी 50 को मैं अभी नहीं मारूंगा, तो आप मिठाइयाँ खाएंगे सारे बैठ के। ये मिठाइयाँ जिसने बंटवाई हैं, जैसे बांटी गई हैं, जैसे उसकी वीडियोस बनाकर आपको दी गई हैं, ये सब जानते हैं कि ये क्या खेल खेला गया। ताहिर अशरफी साहब आ गए थे जनाब को कहने के लिए। पूरी दुनिया में उस वक्त एहतजाज हो रहा था जब TLP वाले पाकिस्तान में एहतजाज कर रहे थे, पूरी दुनिया में हो रहा था, बरतानिया में, साउथ अफ्रीका में, यूरोप में, हर तरफ एहतजाज हो रहा था उन्हीं दिनों में, और सब आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन TLP के खिलाफ जो इन्होंने किया, देखिए मैं TLP के बिल्कुल हक में नहीं हूं, मैं उसके बहुत खिलाफ हूं, मैं फिजिकली मेरी उनके साथ झगड़ा हुआ है मेरा, और मुझे उनकी पॉलिसी से सख्त इख्तलाफ है। लेकिन इसके बावजूद आप ऐसे घेरा डाल के निहत्ते लोगों को सरेआम हज़ारों गोलियां आप उनके ऊपर नहीं चला सकते। ये रियासत के मुंह को खून लग गया हुआ है और पागलों की तरह मारा जा रहा है इंसानों को पाकिस्तान में। ऐसा लगता है इन्होंने आबादी कम करने का एक तरीका और ढूंढ लिया है। अब ज़रा राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा, ज़रा उसको तो निकाल के आपके सामने रखता हूँ। जनाब, हुआ ये था कि हमास ने ट्रंप का पेश करदा 20 निकाती मुआहिदा कबूल नहीं किया था। ये है हकीकत, जिसकी वजह से कई मरहलों में मुआहिदा होना तय हुआ था। पहले मरहले के तौर पर सीज़ फायर और मगवियों की रिहाई थी, दूसरे मरहले में मुर्दा अफराद की लाशों की वापसी थी, और फिर हमास ने कहा था कि जब तक के 2 रियासती हल के वाज़े खदोखाल और मसाइल हल नहीं हो जाते तब तक गैर मुसल्लह होने की शर्त पर बात नहीं होगी, और कोई भी गैर मुल्की हुकूमत या इंतज़ाम काबिल कबूल नहीं होगा। ये है हमास का जवाब। राना सनाउल्लाह साहब को ज़रा वो निकाल कर पढ़ा दे कोई, कि वो हमास ने कहा था कि तब तक हम गैर मुसल्लह नहीं होंगे, उसकी कंडीशंस उन्होंने रखी थी और वो कंडीशंस तो पूरी नहीं हो रही। फिर ये नए नए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं हुकूमती अरकान बात बनाने के लिए। तो हमास ने नहीं कहा कि वो इस तरह गैर मुसल्लह हो जाएंगे कि, और नेतन्याहू ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर जो गैर मुल्की अफवाज हैं जिनको हमने बुलवाया, जिनको हमने मंजूरी दी, NOC दिया जिनको, क्योंकि ईरान को NOC नहीं मिला, तुर्की को NOC नहीं मिला, यमन को NOC नहीं मिला, और कुछ ममालिक हैं उनको NOC नहीं मिला, और कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फ़ौज को गज़ा भेजने से इनकार भी कर दिया। लेकिन पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक है जिसे NOC दिया है इसराइली हुकूमत ने कि आप अपने फ़ौजियों को गज़ा भेज सकते हैं। तो उन फ़ौजियों के बारे में नेतन्याहू ने कहा कि गैर मुल्की फ़ौज या तो हमास को निहत्ता करेगी या फिर ये काम हम खुद करेंगे, और वो बार बार अटैक करते भी हैं। यानी उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि जब दिल करेगा वो अटैक कर देंगे और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक और नाज़रीन ज़रा बड़ी खबर है, ये खबर आप देखिए, आपको हैरत होगी। ये एहतजाज के जो मनाज़िर हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने ज़्यादा लोग हैं, ये यरूशलेम में है। यरूशलेम जहाँ पे इसराइल ने अभी फ़िलहाल अपना कंट्रोल किया हुआ है, यहाँ पे इसराइली फ़ौज कंट्रोल करती है, उनकी पुलिस कंट्रोल करती है। मुसलमानों का दारुल हुकूमत इस जगह को होना है। अगर 1967 से पहले की पोजीशन पे जाना है अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक, तो मुसलमानों का जो दारुल हुकूमत है वो यहाँ यरूशलेम को होना है। और यहाँ पे ये यहूदी एहतजाज कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा, मुसलमान नहीं है। बड़ी तादाद में यहूदी आर्थोडॉक्स निकले हैं और उन्होंने इसराइली हुकूमत की एक पॉलिसी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। और पॉलिसी क्या है कि जनाब यहाँ पे जो फ़ौज में भर्तियाँ की जाती हैं ना, अब इसराइल ने तरीकाकार बनाया हुआ है, सबको फ़ौज में भर्ती कर देते हैं, वो उसके खिलाफ़ निकले हैं। और फ़ौज के ख़िलाफ़ उनका एक बड़ा तगड़ा एहतजाज है कि जनाब आप ऐसे नहीं हो सकता कि आप हमें, और ये यहूदी आर्थोडॉक्स हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? यरूशलेम में कर रहे हैं। इनके ऊपर तो गोली नहीं चल रही, ये भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। यानी इसराइल के खिलाफ इसराइल में एहतजाज हो तो गोली नहीं चलती, बंदे नहीं मारे जाते। कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर आ गए। अब इतनी तादाद में लोग जब तहरीक लब्बैक बाहर लेकर आई तो उनके ऊपर गोली चल गई, PTI लेकर आई तो उन पर गोली चल गई। तो पाकिस्तान के अंदर आप ये करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा, वहाँ आप ये करेंगे तो फिर आपके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। इसराइल के अंदर इसराइल के खिलाफ एहतजाज हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं हो सकता। फजलुर रहमान साहब ने एक तकरीर की है हाल ही में, ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी एक, लेकिन फजलुर रहमान साहब की तकरीर मैंने सुनी है, उसमें भी उन्होंने कोई मज़ा नहीं आया। वो इस हवाले से खुलकर आ नहीं रहे फजलुर रहमान साहब कि पाकिस्तानी फ़ौज को गज़ा में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फजलुर रहमान साहब कोई
क्लियर लाइन नहीं ले रहे। और मैंने आपको बताया था कि फजलुर रहमान साहब अगर लेंगे भी तो बड़ी बारीक वारदात डालेंगे और इस रजीम की सहूलतकारी करेंगे। ये फौज गजा भेजना चाहें, जहां मर्जी भेजना चाहें, इनको खुली छूट है फजलुर रहमान की जानिब से, जमात इस्लामी की जानिब से। ये दो जमातें जो हैं, मजहबी सियासी जमातें, ये मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है। हाँ, आपस में नूरा कुश्ती करेंगे हल्की फुल्की, जैसे कि फजलुर रहमान ने मरियम नवाज को कहा कि जो 10,000 रुपया तुमने दिए हैं ये मैं इन सब उलमा की जानिब से आपके मुंह पर मारता हूँ। तो मरियम नवाज के मुंह पे मार दिए 10,000 रुपये। तो मेरा सवाल ये है कि ये तो आवाम का पैसा है, मरियम नवाज का तो नहीं है, ना मरियम नवाज के अब्बा जी का पैसा है, ये तो पैसा तो आवाम का है। तो फजलुर रहमान साहब ऐसे पैसे छोड़ता तो कोई नहीं है, आपने कह तो दिया, लेकिन मौलवियों ने ये पैसे ले लेने हैं। मौलवी हलवा नहीं छोड़ते, तो आप ये 10,000 रुपया करेंसी की बात कर रहे हैं, ये कौन छोड़ेगा? ये पैसे तो अब मौलवी साहब के अकाउंट में ही जाएंगे, चाहे 10,000 हो चाहे 25,000 हो। तो फजलुर रहमान साहब आपने कह तो दिया, तो क्या आप उलमा इकराम ने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी है, कारोबार शुरू कर दिया है, बाहर निकल के रिक्शा चलाएंगे, मजदूरी करेंगे, जोर लगाएंगे, फैक्ट्रियों में काम करेंगे और फिर आके मसाजिद में नमाजें पढ़ाएंगे? भाई वैसे भी तो ये आवाम से ही चंदा लेते हैं ना। अगर आपको ऐसे पैसा लेना पसंद नहीं है, बहुत ही आप खुददारी की बात कर रहे हैं, आपने वहां लफ्ज इस्तेमाल किया खुददारी का, तो फिर आप चंदा भी ना लें, चंदे के जरिए भी आप तनख्वाह ना लें। फिर ये जो आवाम दे रही है टैक्स का पैसा, ये आवाम का पैसा है, मरियम नवाज का या उनके वालिद साहब का पैसा नहीं है, ये आवाम का पैसा है, आवाम के पैसे में से आपको मिल रहा था ये। लेकिन इसी तरह अगर आपको आवाम का पैसा नहीं लेना तो फिर चंदा लेना भी बंद कर दें, और फिर जो बैरूनी इमदाद आती है उसके बारे में भी बता दें कि आइंदा आपने वो बैरूनी इमदाद लेनी है या नहीं लेनी। अब आ जाए नाज़रीन उस मामले की तरफ जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में फंसा हुआ है। इस मामले में तुर्की से जॉइंट स्टेटमेंट आ गया है, पाकिस्तान और जो तालिबान है उनके बीच में, और सीज़ फायर के हवाले से अभी ये मुज़ाकरात चलते रहेंगे। इसमें एक चीज़ तो ये तय पाई कि जो जंग बंदी है वो जारी रहेगी। एक और चीज़ ये है कि 6 नवंबर को मज़ीद मुज़ाकरात होंगे, जिनके अंदर जो है वो उसूली तौर पे कुछ और चीज़ें तय की जाएंगी, और साथ ही साथ इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि मुज़ाकरात ख़राब ना हो, यानी कोई ऐसे मामला ना हो जिससे मज़ीद ख़राबी पैदा हो जाए, और अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो उस पर पेनल्टी भी आयद की जाएगी, ये भी इसके अंदर बताया गया। और 6 नवंबर को मज़ीद तुर्की के अंदर ही मुज़ाकरात होने जा रहे हैं पाकिस्तान के और अफ़गान तालिबान की हुकूमत के। नाज़रीन, पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में एक जरगा किया, उसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं लोग कि वो सरकारी तरह के लोग थे, और वो ऐसे लोग थे जो इस वक्त मौजूदा रजीम के हमायती हैं। इनकी तादाद ग्राउंड पे बहुत थोड़ी है, लेकिन इन्हें इकट्ठा किया गया था और ये एक फिक्स मैच था, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं। और साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो असल जरगा है वो बहुत जल्द बुलाया जाएगा। असद कैसर साहब ने इसको अनाउंस किया और उन्होंने कहा कि हमारी आपस में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल का काफ़ी जायज़ा लिया गया, ये बड़ी तशवीशनाक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे की पार्लिमानी रवायत के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स, सियासी जमातों, साबिक वज़राए आला, साबिक गवर्नर्स, बार कौंसल्स समेत हर मकतब फ़िक्र के नुमाइंदों को, नहीं तालिब इल्म भी आ जाएंगे, उलमा इकराम भी आ जाएंगे, एक बड़ा जरगा मुनक्कद करने जा रहे हैं। कबायली अमायदीन भी होंगे ताकि कौमी लायामल तश्कील दिया जा सके जो किसी एक जमात का नहीं होगा बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स का मुश्तरका लायामल होगा, और वो अब मंजर आम पे रहा जाएगा। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में एक और तनकीद भी हो रही है कि जरगा करना जो है वो इदारों का काम नहीं होता, पब्लिक डीलिंग जो है वो इनका इस तरह से काम नहीं है, जरगा नहीं कर सकते। किसी जगह पे कोई लड़ाई हो रही है तो वहाँ थोड़ी बहुत मैनेजमेंट मौके के ऊपर हो सकती है, लेकिन ये इनका काम नहीं है। सरकारी अफसरान को ख़ुद को इन मामलात से अलग रखना चाहिए, और ये काम अवामी नुमाइंदों का है, रियासत का काम है कि वो फ़ैसला करे। और रियासत जो है वो फ़ौज रियासत नहीं होती, वो फ़ौज रियासत का एक जो सतून है उस सतून का एक छोटा हिस्सा है, बस। फ़ौज रियासत नहीं होती। तो आर्मी चीफ अपने तौर पे वो फ़ैसला नहीं कर सकते कि रियासत ये चाह रही है वो चाह रही है। ये एक्चुअली जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे या जो रियासत पाकिस्तान है जिन्हें अवाम ने लाकर बैठाया, वो लोग ये फ़ैसला करेंगे कि क्या करना। और वो जरगा होने जा रहा है, जल्दी जब वो जरगा होगा तो चीज़ें मज़ीद क्लैरिटी में आ जाएंगी।
नाज़रीन, सहाफ़ियों के हवाले से एक रिपोर्ट आई है और बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है। ये फ्रीडम नेटवर्क की सालाना रिपोर्ट आई है और सालाना इम्प्यूनिटी रिपोर्ट 2025 जारी की गई है फ्रीडम नेटवर्क की जानिब से। उसमें बताया गया कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता की निस्बत 2025 में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ हमलों में और जराइम में 60% तक का इजाफा हो गया है। सहाफ़ियों के लिए जो है ना, वो पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बना दिया गया है जहाँ पे सहाफ़त हो ही नहीं सकती। दुनिया का दूसरा बदतरीन मुल्क है पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए। एक माजी करीब में एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, मुईद पीरज़ादा, वजाहत सईद, शाहिद असलम, बहुत सारे और लोग, ज़ुबैर, ये सारे पाकिस्तान छोड़कर चले गए। क्यों? अहमद दुनारी साहब भी चले गए। इन सबको पता है पाकिस्तान में रहेंगे तो कोई ना कोई मार देगा। मुझे भी पाकिस्तान इसलिए छोड़ना पड़ा। एक सहाफ़ी जो है वो कीनिया के अंदर शहीद भी हो गया, हमारा अरशद शरीफ। तो सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान को एक नो गो एरिया टाइप की जगह बना दी गई। या तो आप कंप्रोमाइज़ हो जाए और वो सहाफ़त करें जो पाकिस्तान में आजकल करवाई जा रही है कि तू मेरा ये काम कर, तू मेरा ये काम कर, तू ये काम कर, तू लोगों को बेवकूफ़ बना, तू फलाने को ये कह, तू फलानी जगह पे जाके ये ड्यूटी कर। तो वो पाकिस्तान में जर्नलिज्म नहीं हो रहा, कर्नलिज्म हो रहा है। या तो आप कर्नलिज्म करें, आप पाकिस्तान में रह सकते हैं, और जो लोग पाकिस्तान में रहकर कर्नलिज्म नहीं कर रहे उनको सल्यूट है, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं कि कम से कम वो मारे ना जाएं इस तारीख रास्ते में, वो इस मिशन में कहीं मारे ही ना जाएं। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। दे आर स्टिल लिविंग इन पाकिस्तान, उनको सल्यूट है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, जैसे कि अरशद शरीफ के, हम बाकी लोगों के, हम तो वहाँ रह भी नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये वक्त बदलेगा। ये कुर्सियों पे बैठे हुए लोग जो हैं, ये कुर्सियों के कीड़े नहीं है, ये उतर जाएंगे एक दिन। जब ये उतरेंगे तो फिर हम इनको देखेंगे और इनको बताएंगे कि इनकी असल औकात क्या है। आजकल तो ये खुदा बने हुए हैं अपनी तरफ से। नाज़रीन, राणा सनाउल्लाह ने एक और बड़ा घटिया हमला किया सुहेल अफरीदी पे। उन्हें कहा जी कि इनके साथ कोई नफ्सियाती मसला है, चेक करवाना चाहिए। हालांकि सुहेल अफरीदी ने अभी तक ऐसा कोई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट, किसी को ज़ाती तौर पे किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, लेकिन इस शख्स की ज़ात के ऊपर बार बार हमला किया जाता है। कभी कहते हैं दहशतगर्दों का साथी है, कभी कहते हैं खुद दहशतगर्द है, कभी कहते हैं कि स्मगलर है, कभी कहते हैं कि जी फलानी चीज़ करता है, कभी कहते हैं जी मनशियात का काम करता है, कभी कहते हैं जी ज़हनी मरीज़ है, कभी कहते हैं जी जाहिल आदमी है। मेरी समझ से बाहर है कि कितनी गालियाँ इन्होंने देनी है एक वज़ीर आला को। और उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो एक स्टूडेंट यूनियन का लीडर था और वहाँ से उठ के वो एक आम आदमी था। आम आदमी था, चप्पल पहन के चलने वाला, एक आम आदमी जो पैदल चलता है सड़कों पे, लोगों को रोज़ाना मिलता है। एक आम आदमी जिसके पास इलेक्शन लड़ने के लिए पूरे पैसे भी नहीं थे। एक आम आदमी जिसकी कोई बहुत बड़ी बड़ी जायदादें या ख़ानदान भी नहीं है। एक आम आदमी जिसके एस्टेब्लिशमेंट में जर्नैलों के साथ और कोई बड़े बड़े सहाफ़ियों के साथ ताल्लुकात भी नहीं है। वो आम आदमी वज़ीर आला बन गया है ना, तो अभी इनको नींदें नहीं आ रही, इनकी नींदें हराम हो गई हैं और ये अब उसको टारगेट कर रहे हैं। सारे मिलकर उसको टारगेट कर रहे हैं और लगातार उसको टारगेट किया जा रहा है। तो राणा सनाउल्लाह साहब को ये सोचना चाहिए कि वो खुद कभी वज़ीर आला नहीं बने। शहबाज शरीफ का नकम्मा बेटा और नवाज शरीफ की नकम्मी बेटी जो है वो वज़ीर आला बन गए, लेकिन राणा सनाउल्लाह वज़ीर आला नहीं बना। उसकी वजह एक ये भी है कि राणा सनाउल्लाह ने गुलामी करना सीख ली, जबकि इमरान खान ने अपने लोगों को सिखाया कि गुलामी से इनकार करो, और उसके लोगों ने गुलामी से इनकार किया। मैंने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग इमरान खान के गलत फैसले के सामने भी खड़े हो जाते हैं। एक और खबर आई है, आखिर में आपको खबर देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। ये बड़ा ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं, कई लोग इसके ऊपर रोला भी डाल रहे हैं कि जी, और ये इसके ना वो बनाए हुए पोस्टर्स और सोशल मीडिया पे डाले जा रहे हैं कि PIA का स्टाफ जो है वो पूरे साउथ एशिया में 7वें नंबर पे आ गया। वाह वाह वाह, कमाल हो गया ना। PIA का जो स्टाफ है, यानी एयर होस्टेसेस वगैरह, बाकी लोग हैं, जहाज़ पायलट, ये वो सारा अमला, तो PIA का जो अमला है वो पूरे साउथ एशिया में 7वें नंबर पे आ गया। आपको पता है साउथ एशिया में सिर्फ 8 मुल्क हैं, 7वें नंबर पे PIA आ गया, क्योंकि 8वां मुल्क जो है ना उसकी एयरलाइन ही नहीं है, वरना वो भी हमसे आगे होते। अफ़गानिस्तान, यानी उनकी एयरलाइन होती, उनका स्टाफ होता, तो वो भी हमसे आगे शायद निकल जाते। हमसे आगे हैं बाकी सारे के सारे 6 मुल्क, यानी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका, ये सारे हमसे आगे हैं। हम 7वें नंबर पे आखिर में हैं, लेकिन पूरे साउथ एशिया में 7वें नंबर पे आ गया। ये ऐसे लगवाया जा रहा है जैसे कोई साउथ एशिया में 250 मुल्क है। काम इनके आप चेक करें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।